हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसवी स्टडी क्लासेस की और बेहतर वीडियो पर। तो बच्चों, आज का ये हमारा वीडियो बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए है, जो क्लास 12 फिजिक्स का है। बच्चों, अगर आपको बोर्ड एग्जाम 2024 देना है तो आज का लेक्चर आपको ध्यान से अटेंड करना है। आज के मैराथन जो क्लास है, आपको पूरी क्लास के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला, ध्यान से सुन लीजिए। आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, आपको अति लघुत्तरी क्वेश्चन मिलेंगे, आपको लघुत्तरी क्वेश्चन मिलेंगे, आपको लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन मिलेंगे, आपको न्यूमेरिकल भी मिलेंगे और आपको इंपॉर्टेंट डेरिवेशन और साथ साथ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने को बहुत सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। बच्चों, ये जो क्लास है क्लास 12 फिजिक्स की संपूर्ण तैयारी को लेकर है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी हम डिस्कस करेंगे, ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे या फिर आपकी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ऐसे ही क्वेश्चन को आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल ध्यान से डेडिकेशन से आपको लेक्चर अटेंड करना है, एक एक क्वेश्चन की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ताकि आप बोर्ड एग्जाम के समय आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो और ना ही आपको कोई टेंशन हो कि हमें बोर्ड एग्जाम देना है। बस आपको एक अच्छे माइंडसेट के साथ पढ़ाई करना है और आपको बोर्ड एग्जाम्स में कोई भी टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, किसी भी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, कोई एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है, उसमें वोल्टेज बी है, उसका जो वोल्टेज है वो बी है, तथा धारा आई हो, तब शक्ति क्षय क्या होगा। तब उसका जो शक्ति क्षय होता है वो क्या होता है, बी आई होगा या हाफ वी आई होगा या 1/1 वी स्क्वायर होगा या बी तथा आई के बीच कलांतर जो कोण होगा उस पर निर्भर करेगा। तो बच्चों, जो शक्ति क्षय होता है बी और वोल्टेज और धारा के बीच में जो कलांतर होता है, जिसको हम कला कोण जो होता है, कलांतर नहीं बच्चों, कला कोण जो होता है उस पर निर्भर करता है। तो इसका जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट है और इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारे, सबसे अधिक आवृत्ति की तरंग दैर्ध्य, यानी कि इनमें से ऐसी कौन सी तरंग दैर्ध्य है जिसकी आवृत्ति जो है वो सबसे ज्यादा होगी। परावैंगनिक तरंगों की होगी, गामा तरंगों की होगी, अवरक्त किरणों की होगी या रेडियो तरंगों की होगी। इनमें से आपको सही ऑप्शन बताना किसकी तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होगी। तो बच्चों, वो हमारा सही हो जाएगा, गामा तरंगों की जो तरंग दैर्ध्य होगी वो सबसे अधिक होगी। अगला क्वेश्चन बच्चों है हमारा, और भी हम बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे। दो लेंस जिनकी क्षमताएं 5 डायोप्टर तथा -3 डायोप्टर हैं, संपर्क में रखें, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। बच्चों, हमारे पास दो लेंस हैं। ठीक है, हमारे पास जो दो लेंस हैं, अगर आपने एक संयुक्त क्षमता के बारे में, क्षमता को हम P से लिखते हैं, P = एक सूत्र होता है P1 + P2, यानी कि जो भी क्षमताएं उनको हम जोड़ते चले जाएंगे और हमें P = क्या निकालना है। इसमें P1 का मान दिया 5 डायोप्टर, P2 का मान दिया गया -3 डायोप्टर और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि जो P का मान दिया गया वो 2 हो गया। बच्चों, 2 डायोप्टर हमारा P का संयुक्त मान दिया गया। ठीक है, अब एक बच्चों में इसमें पूछा जा रहा है, संपर्क में रखे तो लेंस की फोकस दूरी। लेंस की फोकस दूरी एक सूत्र पड़ा था 1/P होता है। 1/P जो होता है बच्चों, यहाँ पर आपको मीटर में बात की जाती है। जब बच्चों मीटर से हम सेंटीमीटर बनाते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। और बच्चों, P का मान हमारा आया है 2 और 2 से इसको भाग करेंगे, 2 × 5 = 10 यानी कि 50 सेंटीमीटर। और जो फोकस दूरी यानी कि F आया वो 50 सेंटीमीटर आया। और ऐसा हमें ऑप्शन ए में दिया गया, तो हमारा पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस प्रकार से आपको किसी ना किसी क्वेश्चन को हल करने की जरूरत पड़े तो आप ऐसे हल करके भी आंसर आप बता सकते हो। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, फोटॉन के गतिक द्रव्यमान का सूत्र क्या होता है। बच्चों, जो फोटॉन का गतिक द्रव्यमान होता है उसका सूत्र क्या होता है, ये आपको बताना है। h/λ होता है या h/c होगा, hc/λ होगा या फिर hc/λ या hλ/c होगा। ठीक है, अगर बच्चों हम इन क्वेश्चन के गतिक द्रव्यमान, फोटॉन का जो गतिक द्रव्यमान होता है वो आपने कई बार पढ़ा होगा, h/c, जिस पर हमें न्यूमेरिकल भी बोर्ड एग्जाम्स के अंतर्गत हमसे पूछे जाते हैं। बच्चों, एक हमारा और क्वेश्चन है कि 1 mu के तुल्य ऊर्जा होती है। 1 mu होता है कितने MeV के बराबर होता है। 190 MeV के बराबर होता है, 139 MeV के बराबर होता है, 913 MeV के बराबर होता है या फिर 931 MeV के बराबर होता है। तो बच्चों, 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट जो होता है वो बच्चों 931 MeV के बराबर होता है। क्वेश्चन आपको याद रखिए, ध्यान से समझिएगा। ठीक है
बच्चों अगला जो क्वेश्चन है किसमें पूछा जाता है, निर्वात में विद्युतशीलता का मात्रक है, यानी कि जो वायु या निर्वात की बात करते हैं तो निर्वात में जो विद्युतशीलता जो होती है एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो सॉरी न्यू साइलेंट एप्सिलॉन नॉट ऐसा वाला, ठीक है। इसका जो मात्रक कितना होता है बच्चों, विद्युतशीलता जो होती है इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है। तो अब यहाँ पर निर्वात या फिर वायु, यहाँ पर निर्वात की बात की गई है, तो निर्वात में जो विद्युतशीलता जो होगी उसका मात्रक न्यूटन कूलाम इनवर्स हो जाएगा, या न्यूटन वोल्ट मीटर स्क्वायर होगा, या फिर कूलाम इनवर्स कूलाम की घात 2 न्यूटन इनवर्स मीटर की घात -2, ठीक है, मीटर की घात -2 या फिर न्यूटन मीटर से कूलाम इनवर्स हो जाएगा। तो बच्चों जो निर्वात में विद्युतशीलता जो मात्रक हो जाएगा वो कूलाम इनवर्स होता है, कूलाम की घात 2 होता है, मीटर इनवर्स और मीटर की घात -2 होता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब एक ई जो होता है उसका मान कितना होता है, और जो हमें न्यूमेरिकल में कहीं ना कहीं कांस्टेंट होता है लिखना भी पड़ता है। क्या 2 × 10 की घात -18 जूल होता है, या 2 × 10 की घात -20 जूल होता है, या 1.6 × 10 की घात -19 जूल होता है, 1.6 × 10 की घात +19 जूल होता है। तो बच्चों एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो मान होता है, ये चीज़ आपको याद रखना है, कांस्टेंट मान होता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है, 1.6 × 10 की घात -19 जूल होता है, ठीक है। ये मान है कांस्टेंट, इसे आपको याद जरूर रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है बच्चों कि विद्युत धारा घनत्व J तथा अफवाह वेग VD में संबंध है, यानी कि धारा घनत्व J और अफवाह वेग में यानी VD में क्या संबंध होता है। B = होता है K/E होता है, या J = होता है E/N इंटू में होता है E/VD होता है, या फिर J = NEVD होता है, J = NEVD या NVD/E होता है। तो बच्चों धारा घनत्व J हो गया और अफवाह वेग B जो होता है इस VD होता है, इसमें जो संबंध होता है एक सूत्र आता है, इसमें कभी कभी हमसे बोर्ड एग्जाम में अगर आप विलगत गोली चालक की धारिता के बारे में बात करोगे तो वहां पर इसका हमें उपयोग करना होता है। तो हमारा सी जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा कि किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, वहां पर एक इलेक्ट्रॉन जो है क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, क्षेत्र जो है उसके लंबवत यानी कि 90 डिग्री पर प्रवेश करता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो पथ होगा वो कैसा होगा, परवलयाकार होगा, दीर्घ वृत्ताकार होगा, सरल रैखिक होगा, या फिर वृत्ताकार होगा। तो बच्चों जो इलेक्ट्रॉन का पथ होगा वो कैसा होगा। तो बच्चों अगर वो इलेक्ट्रॉन एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है, वो कैसा प्रवेश करता है, लंबवत, तो उसका जो पथ होगा वो जो वृत्ताकार होगा, दीर्घ वृत्ताकार नहीं होगा, वृत्ताकार होगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, चुंबक में चुंबकत्व का कारण है, यानी कि जो चुंबक है उसमें चुंबकत्व पाया जाता है, इसका कारण क्या है, इलेक्ट्रॉनों की घूर्णीय गति होती है, या फिर पृथ्वी के कारण होता है, या पृथ्वी में भारी चुंबकीय दाब होता है, या कॉस्मिक किरणें होती हैं। तो बच्चों जो हमारी चुंबक होती है वो एक दूसरे से चिपकती है, किसी भी लोहे को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो उसमें चुंबक में चुंबकत्व का जो कारण होता है वो किसके कारण होता है, तो चुंबक में चुंबकत्व का जो कारण होता है बच्चों इलेक्ट्रॉनों की घूर्णीय गति होती है, उन्हीं के कारण होता है। तो ये थे कोस्ट टॉप हमारे 10 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की। तो देखिए बच्चों पहला न्यूमेरिकल क्या है, इसको हम सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझिएगा क्योंकि न्यूमेरिकल आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम्स के अंतर्गत कई बार पूछे भी जाते हैं। देखिए पहला न्यूमेरिकल क्या है, U4 बच्चों होता है यूरेनियम 238 नाभिक में 2 प्रोटॉन 6 × 10 की घात -15 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। 2 प्रोटॉन है इतनी मीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है। इनकी परस्पर स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, यानी कि जो परस्पर स्थितिज ऊर्जा जो होगी वो बच्चों कितनी होगी, ठीक है, समझ में आ गया। और यहाँ पर बच्चों एक मान जो दिया रहेगा, बच्चों आपको एक मान जो दिया जाता है, प्रोटॉन पर आवेश आपको दिया रहेगा, प्रोटॉन पर आवेश QP = दिया रहेगा 1.6 × 10 की घात -19 कूलम, ठीक है। ये चीज़ें याद रखिएगा। यहाँ पर आपको यहाँ पर उन्होंने लिखा नहीं है, जिन्होंने लिखा है यहाँ पर आपको एक आवेश जो है, क्वेश्चन जब आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा तो वहाँ पर आपको इन पर आवेश जो है, प्रोटॉन पर आवेश आपको दिया रहेगा 1.6 × 10 की घात -19, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करें, फिर हम बात करें गिवन, यहाँ पर गिवन में हमें क्या क्या दिया गया है, गिवन वैल्यू। और बच्चों याद रखिए वहां पर आपको रेड पेन का यूज नहीं करना, ठीक है, हम यहाँ पर कर रहे हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है। अब बच्चों क्या करेंगे, हम इसको नोट करेंगे हमें गिवन में क्या दिया है। तो सबसे पहले तो मान हमें यही दिया गया QP =
1.6 गुणे 10 की घात माइनस के 19 कूलम, ठीक है। और यूरेनियम के प्रोटॉन बीच की दूरी, यानी कि प्रोटॉन जो इनके बीच की दूरी R इक्वल टू दिया गया 6 गुणे 10 की घात माइनस के 15 मीटर, m4 मीटर हो जाएगा। अब बच्चों में इनकी स्थितिज ऊर्जा, यानी कि स्थितिज ऊर्जा को लिखते हैं U से U इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हमें एक सूत्र पता है, U इक्वल टू होता है बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में होता है Q1 Q2 अपॉन R। ये जो एक सूत्र होता है, इसी सूत्र में हमें मान रखना है और सवाल को हल करना है, ठीक है। फिर बात आती है सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कहाँ से लाएंगे, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। 1/4 पाई एप्सिलॉन जो नॉट होता है, इसका एक मान कांस्टेंट होता है 9 × 10 की पावर 9। इसके स्थान पर आपको ये वाला मान रख देना है। तो हमारा एक नया सूत्र बन जाएगा U इक्वल टू 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे Q1 Q2 अपॉन में R। ये सूत्र हमारा कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसी सूत्र में मान रखना है और मेन हमें ये सूत्र मान के चलना है। सूत्र हमने निकाला कहाँ से था, यहाँ से, ये भी सूत्र है, लेकिन वहाँ से हमने यहाँ पर इसका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान रख दिया, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों, U हमें निकालना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान पता है 9 × 10 की पावर 9। अब बच्चों Q1 मान हो, क्योंकि हैं दोनों प्रोटॉन ही, तो जो मान Q1 का होगा वही मान Q2 का होगा, यानी कि 6 गुणे न Q है बच्चों, हाँ, जो आवेश Q1 पर होगा वही आवेश Q2 पर भी होगा। तो हमारा 1.6 गुणे 10 की घात माइनस के 19, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में उसने हम पर ये कहा है कि प्रोटॉन पर आवेश ये है, और ये नहीं कहा है Q पर कितना है, Q2 पर कितना है। तो क्या है, Q1 का मान हो गया, फिर Q2 का भी हम इतना ही लिखेंगे, ठीक है। अपोन में R होता है, R का मान हमें दिया गया है कितना है, 6 गुणे 10 की घात माइनस के 15 मीटर, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब बच्चों U इक्वल टू इधर देखिएगा 9 × 10 की पावर 9 गुणे, अब ये 1.6 गुणे 1.6 इनको में एक साथ लाएंगे, और 19 दूना 38, एक घातें इसकी जुड़ जाएंगी, माइनस की 38 हो जाएंगी। अपोन में हमारा बचा 6 गुणे 10 की घात माइनस के 15, ये हमारा है। अब बच्चों 10 की घात माइनस के 15 है, अगर हम इनको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएंगी हमारी प्लस की 15। किसकी हो जाएंगी, प्लस की। तो इनको हम अगर यहाँ पर हम हटा दें और एक स्टेप आप आगे बढ़ा लेना, अगर हम इनको यहाँ पर लिख दें 10 की घात 15 और यहाँ पर थी माइनस की, ऊपर जाएंगी हमारी हो जाएंगी प्लस की। अब बच्चों यहाँ पर देखिएगा U इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 × 10 की पावर 9 इंटू में 1 अब देखिए यहाँ पर 6 हैं, इनको अगर हम काटने का प्रयास करें 3 से, 3 दूनी कितने होते हैं 6, और 3 तिहाई कितने होते हैं 9, ठीक है। अब अगर हम बच्चों इसको 2 से काट दें, 2 8 16, 0.8 आ जाएगा, ठीक है, इतना आ जाएगा। अब हमारा नीचे कुछ नहीं बचा है, 0। अब यहाँ पर 9 की जगह पे हमारे यहाँ पर कितने बचे, 3, हमने जब काट दिया 8 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात माइनस के 38 गुणे 10 की घात 15 प्लस की। अब हमारे पास एक इक्वेशन इस तरीके से ए बच गई है। अब हम इसको सही से लिख लेते हैं। हम नंबर को एक तरफ 1 गुणे 3 गुणे 10 की घात 3 गुणे 0.8 गुणे 1.6, अब गुणे देखिए 15 और हम 9 को जोड़ेंगे बच्चों तो हमारे हो जाएंगे 24, 10 की घात कितनी 24। अब ये हो जाएंगी हमारी प्लस की, गुणे माइनस के कितने हैं 38, किसके माइनस के कितने हैं 38, 15 5 20 और 4 24। अगर बच्चों इनको माइनस के 38 हैं, इससे अगर हम 24 को घटा देंगे बच्चों, 38 से अगर हम जब 24 को घटाएंगे तो 14 हमारे बचेंगे, ठीक है। तो आगे स्टेप में हमारा क्या हो जाएगा, U इक्वल टू 3 गुणे 0.8 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात माइनस के 14, इतना बचा ना। अब हमें इसको हल कर लेना है। क्या करना है, इसको हल कर लेना है। देखिए 8 तिहाई, इसको हल करिएगा, 8 तिहाई बच्चों कितना होता है 24, 2.4 हो जाएगा इंटू 10 की पावर माइनस 14 इंटू 1.6, ठीक है, इतना हो गया। अब इसकी गुणा कर लीजिए। अगर बच्चों ऐसे गुणा करना चाहें तो कैसे करते हैं, अन्यथा आप अगर नहीं कर पाते तो ऐसे करके देख लीजिए। इधर साइड में हर एक चीज़ आपको समझते हुए चलना है। देखिए 6 चौका कितने होते हैं 24 होते हैं, 24 हो गया, 2 बच गए 12, 6 दूनी कितने होते हैं 12 और 2 कितने होते हैं बच्चों 14, 14। इसके नीचे हमने लगाया, फिर हमने लिख लिया 24 क्योंकि 1 है 24। अब इनको हमने जोड़ देना है, 4 4 4 8, 2 1 3 हो जाएंगे। अब बात आती है सर दशमलव कहाँ पर लगाएं, तो 1 और 2 संख्या के बाद दशमलव हम यहाँ पर लगा देंगे,
कहाँ पर, यहाँ पर दशमलव लगा देंगे क्योंकि दो संख्या के बाद है। u इक्वल टू क्या आ जाएगा 3.84 इंटू में 10 की पावर माइनस के 14, ठीक है। और जो स्थितिज ऊर्जा होती है उसको नापते बच्चों जूल में, और ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। आई होप आपको ये वाला न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ गया। इस तरीके से आपको सॉल्व करना रहता है किसी भी न्यूमेरिकल को, अच्छे तरीके से विधिवत तरीके से आपको सूत्र लिखना है, उसमें किसका मान निकालना है, कितना आएगा उनको आंसर के साथ, यानी कि जो यू का मान आया है वो आया 3.8 गुणे 10 की घात माइनस के 14 जूल। समझ में आया। आप देखिए बच्चों अगला न्यूमेरिकल, अगला क्वेश्चन है जिसमें हम बात करेंगे अगला न्यूमेरिकल की, ठीक है। जैसे बच्चों यदि 50 सेंटीमीटर लंबी प्रणालिका के केंद्र पर, यह कोई हमारी एक 50 सेंटीमीटर लंबी क्या है एक प्रणालिका है, उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है 4 गुणे 10 की घात माइनस के 2 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर है, जबकि उसमें 8 एम्पियर की धारा बह रही है, उसमें 8 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। बताइए इसमें कितने फेरे हैं, दिया गया है पाई का मान इतना। हम इसको करेंगे बच्चों सॉल्व, SOLV सॉल्व, फिर नोट करेंगे गिवन, इसमें मैं कुछ मान दिए गए गिवन में। अब बच्चों हम प्रणालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, पहले हमें पता होना चाहिए प्रणालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है। तो देखिए बच्चों परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, प्रणालिका के केंद्र पर बच्चों चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल टू होता है μ0 N इंटू आई। ये एक हमारा एक सूत्र होता है, ठीक है। अब बच्चों N कहाँ से लाएंगे, चूंकि हमें पता है N इक्वल टू होता है बच्चों फेरों की संख्या, किसी एकांक लंबाई में फेरों की संख्या अपोन में होता है बच्चों प्रति एकांक लंबाई, ठीक है, लंबाई। फेरों की संख्या को हम लिख देंगे n से, लंबाई को लिख देंगे बच्चों हम लंबाई को लिख देंगे l से, यानी कि बच्चों जो n इक्वल टू हम लिख देंगे स्मॉल n इक्वल टू कैपिटल N अपॉन l। अब बच्चों अगर हम इसी चीज़ को इस वाले सूत्र में अप्लाई कर दें तो हमारा b इक्वल टू क्या बन जाएगा, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, μ0 इंटू में क्या हो जाएगा कैपिटल N अपॉन स्मॉल l अप इंटू में i। ये सूत्र हमारा आ गया। अब हमें इसी सूत्र में मान रखना। अब देखिए बच्चों अब हम यहाँ पर साइड में गिवन नोट कर लेते हैं, हमें क्या क्या वैल्यूज दी गई। आप पहले भी नोट कर सकते हो, मैंने पहले इसलिए नोट नहीं किया ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं हर एक चीज़ के। यदि 50 सेंटीमीटर लंबी प्रणालिका के केंद्र पर इसकी जो लेंथ दी गई 50 सेंटीमीटर लंबी, यानी कि L इक्वल टू दिया गया 50 सेंटीमीटर, ठीक है। केंद्र पर प्रणालिका चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र जो मान दिया गया B इक्वल टू दिया गया है 4.0 इंटू 10 की पावर माइनस के 2, ठीक है। अब बच्चों यहाँ केंद्र पर इतने एम्पियर की धारा है, उसमें 8 एम्पियर की धारा को लिखते हैं सदैव बच्चों हम I से I इक्वल टू दिया गया है 8 एम्पियर, ठीक है, प्रवाहित हो रही है। बताइए फेरों की संख्या, यानी कि कैपिटल N यानी कि फेरों की संख्या हमसे पूछी गई है। समझ में आया, इतना मान हमें जो है इस क्वेश्चन के अंदर दिया गया है, ठीक है। अब बच्चों अगर यहाँ पर 50 सेंटीमीटर की बात कर रहा है, इसको अगर हम मीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 50 गुणे 10 की घात माइनस के 2 मीटर। समझ में आएगा। अब हम इसमें मान रखते हैं। अब देखिए बच्चों B इक्वल टू क्या हो, B का मान हमें ये दिया गया है 4 इंटू 10 की पावर माइनस के 2, ठीक है। μ0 का मान जो होता है बच्चों 4 जो हमारा एक म्यू। अब बच्चों हाँ एक मिनट रुकिएगा, अभी मान मत रखिएगा। देखिए यहाँ पर हम इसके बटे में 1 मान लेंगे, इसके बटे में क्या मान लेंगे, जिसका कोई नहीं उसका हर एक होता है, ठीक है। अब इसका हमें यहाँ पर चाहिए क्या, n चाहिए। अब n इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको ध्यान से देखिए, हम n निकाल लेते हैं ताकि आप बाद में हमें कैलकुलेशन कम करनी पड़े। n इक्वल टू क्या b, और देखिए l जो है इसमें अगर हम इसके बटे में ऐसे पूरी लकीर खींच दें ऐसे, तो इसकी इधर गुणा हो जाएगी, इसकी इधर हो जाएगी, तो n के साथ b इंटू में l चला जाएगा, b इंटू में l चला जाएगा, इधर क्या बचेगा μ0 इंटू में क्या बचेगा i बचेगा। ऐसे ही तो बचने वाला इतना बचेगा, ठीक है। अब हम मान रखते हैं क्योंकि b भी हमें दिया गया। अब n इक्वल टू देखिए क्या हो जाएगा, n इक्वल टू क्या हो जाएगा, b का मान हमें पता ही है बच्चों कितना दिया गया 4 इंटू 10 की पावर माइनस के 2,
ठीक है, बी का मान हो गया, इंटू एल का मान दिया गया 50 गुणे 10 की घात माइनस के 2 मीटर, क्योंकि ये वाला मान रखेंगे, ठीक है। अपोन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट का बच्चे जो मान होता है वो याद रखिएगा, 4 पाई म्यू जीरो का मान 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस के 7 होता है, इंटू आई का मान दिया गया हमें 8, ठीक है। चूंकि हमसे क्वेश्चन में पहले कहा गया कि पाई का मान 3.14 रखना है, तो हम पाई का मान रख देंगे 3.14, 4 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 इंटू 50 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 अपॉन डिवाइड बाई 4 इंटू 3.14 पाई का मान इंटू में 8 गुणे 10 की घात माइनस के 7 हमने बाद में लिखी। अब बच्चों 4 से 4 को कर देंगे हम कैंसिल। क्या किया हमने, 4 से 4 को कर दिया गया कैंसिल, समझ में आ गया ना। अब बच्चों अगर यहाँ पर बचे जो हमारे 50 50 बच रहे हैं, इस 50 को 2 चक्कू 8 और 25 दूनी 50, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर n इक्वल टू हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 25 इंटू में 10 की पावर माइनस के 4 अपॉन में क्या बचा बच्चों, अब इसकी गुणा कर लीजिए, 4 चक्कू 16 के 6 हासिल के 1, 4 एकन 4 1 5 दशमलव लगाया 4 3 12 हो गए इंटू में। अब देखिए 10 की घात माइनस के 7 यहाँ पर नीचे हैं माइनस के, इनको हम ऊपर ले जाएंगे, ये हो जाएंगे 10 की घात प्लस के 7, 10 की घात 7 क्या हो जाएंगे, प्लस की हो जाएंगे। n इक्वल टू हमारे पास अब क्या बचेगा, देखिए n इक्वल टू 25 इंटू में 10 की पावर 7 को अगर हम यहाँ से घटाएं तो हमारे पास 3 घातें बच जाएंगी प्लस की, आए बच जाएंगी नहीं बचेंगी, बच जाएंगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 इंटू, अब देखिए 10 की घात 3 है, इसका मतलब यहाँ पर हम 3 जीरो बढ़ा सकते हैं, अपोन में हमें लिखना है 12.56, ठीक है। 10 की घात 3 का मतलब होता था यहाँ पर हम 3 जीरो बढ़ा सकते थे। अब बच्चों यहाँ पर देखिए दशमलव 2 संख्या के बाद इस दशमलव को अगर हम हटाएं तो ऊपर 2 जीरो और बढ़ा सकते हैं, यानी कि 25 जो है बच्चों इसके आगे हम 5 जीरो बढ़ाएंगे, 3 4 और 1 5 अपोन में करेंगे 1256। अब बच्चों जब 1256 कर लेंगे, आप 25 इकाई दाई सिकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 25 लाख से 25 लाख को हम 1256 से भाग दे देंगे, तो बच्चों यन आप मोबाइल से अपने भाग दे दीजिएगा या कैलकुलेटर से आप या भाग कर लीजिएगा, क्योंकि हम भाग करेंगे तो टाइम लग जाएगा, ठीक है। देखिए अब अगर आप इसको भाग करोगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1990 फेरे, एन का मान आ जाएगा 1990 और 1990 क्या होंगे हमारे फेरे होंगे, और जो हमसे पूछा गया इसमें कितने फेरे होंगे, ठीक है। इस तरीके से आप बच्चों इसका भाग जरूर कर लेना, 90 के 91 हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अप्रोक्स इतना ही आ जाएगा, ठीक है, कोई भी गलती नहीं है, पूरा न्यूमेरिकल सही लगाए, आप ध्यान से इसको भाग कर देना और आपका आंसर हमारा सही आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये वाला न्यूमेरिकल भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि हर एक न्यूमेरिकल को आपको विधिवत तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। अगला न्यूमेरिकल देखिए बच्चों, अगला हमारा जो न्यूमेरिकल है उसमें क्या कहता है, इसको ध्यान से समझिए। किसी भी वस्तु को 4.8 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम आवेश से धनावेशित करने के लिए उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं ज्ञात करना है। यानी कि कोई हमारे पास वस्तु है, उस वस्तु पर जो आवेश है, उस वस्तु पर हमें जो आवेश लगाना है वो 4.8 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम आवेश से हमें अगर धनावेशित करना है, तो जो वस्तु है उससे हमें कितने इलेक्ट्रॉन निकालने चाहिए, ठीक है। हम इसको भी सॉल्व करेंगे, सॉल्व, फिर हम नोट करेंगे गिवन, यानी कि गिवन वैल्यू क्या क्या है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमें यहाँ पर वस्तु पर इतना आवेश दे रहा है, Q का मान, आवेश को सदैव हम लिखते हैं Q से, Q का मान दे रहा है 4.8 गुणे 10 की घात माइनस के 19 कूलाम। धनावेशित करने के लिए उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू हमसे क्वेश्चन मार्क पूछा गया है। और बच्चों का सूत्र होता है Q इक्वल टू NE। अगर N इक्वल टू हम बात करें तो Q अपॉन E होता है, Q अपॉन E होता है। चूंकि बच्चों में E का मान पता नहीं है, जो कि मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शायद 5वां यानी 6वां करवाया था, उसमें हमने E का मान आपको बताया था, ये चीज़ याद रखना, 1.6 गुणे 10 की घात माइनस के 19 होता नहीं होता है, इतना ई का मान होता है, ये चीज़ कांस्टेंट होता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। अब हम आसानी से एन का मान निकाल सकते हैं। क्यू का मान हमें दिया गया है 1.8 गुणे 10 की घात माइनस के 19।
अपोन में हमें करना है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस के 19। अब बच्चों 10 की घात माइनस 19 से कैंसिल कर देंगे। ऐसा क्यों होगा? आप कहेंगे सर माइनस माइनस कैंसिल कैसे हो गए? जब बच्चों में इनको ऊपर ले जाएंगे तब वो ए हो जाएंगे प्लस के, और प्लस माइनस हो जाएंगे कैंसिल, टेंशन नहीं। दशमलव से दशमलव को हटा दीजिए। अब 16 से 48 को भाग कीजिएगा। 48 ऊपर बचे हैं, 16 नीचे बचे हैं। 16 दूनी 32, 16 3 48, यानी कि n इक्वल टू आ गया 3। इस पर कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाने चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन हमें निकाले जाने चाहिए, तब हम इतने आवेश से किसी भी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं, धनावेशित कर सकते हैं। आई होप आपको एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अगले न्यूमेरिकल की। देखिए बच्चों, अगला जो हमारा न्यूमेरिकल है एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। अगर आप नीट एग्जाम का नाम सुना होगा, आई होप आपने सभी ने नीट एग्जाम सुना होगा नाम, जो अभी तक एनटीए कराता था, अब उसको कंडक्ट कराएगी एनएमसी संस्थान, ठीक है। उसमें एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया था एक बार, ठीक है। क्वेश्चन क्या है ध्यान से समझिए, और मैं आपको एक क्वेश्चन अच्छे से समझा दूंगा, वो चाहे कहीं भी पूछा जाएगा, ठीक है। देखिए +10 म्यूसी, यानी म्यूसी का मतलब होता है बच्चों माइक्रो कूलम, तथा -10 म्यूसी के दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 मीटर है। इनके मध्य बिंदु पर विभव ज्ञात करना है। देखिए हम इसको सॉल्व करने से पहले, एक बिंदु हमारे पास एक है, एक यहाँ पर है। इस पर -10 म्यूसी हमारा आवेश है, इस पर हमारा +10 म्यूसी है। ये जो है इनके मध्य बिंदु यहाँ पर हमें कोई एक विभव इसका ज्ञात करना है। इनके यानी कि यहाँ पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इस बिंदु पर वैद्युत विभव यानी कि B में बात करनी है। तो हम क्या करेंगे, पहले बच्चों इस पर विभव निकाल लेंगे, फिर इस पर निकाल लेंगे, या पहले हम इस पर निकालेंगे फिर इस पर निकालेंगे, और दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा परिणामी विभव आ जाएगा। समझ में आ गया ना कैसे हल करना? तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे डायरेक्टली। सॉल्व हम गिवन नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें 2 कंडीशन हमें अप्लाई करनी है। अगर आप लिखना चाहें फर्स्ट कंडीशन में और सेकंड कंडीशन में तो अलग अलग आप गिवन लिख सकते हैं। तो अगर आप फर्स्ट कंडीशन में गिवन लिखेंगे, गिवन, तो हमारा यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन के लिए Q आवेश जो दिया गया बच्चों, Q दिया गया +10 म्यूसी दिया गया माइक्रो कूलम। अब इसको हम क्या करेंगे, कूलम में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे? कूलम में चेंज करेंगे। जब बच्चों इसमें हम कूलम में चेंज करेंगे, या आप इसको Q1 डाल सकते हो, Q1, और Q2 का मान दिया गया बच्चों हमारा -10 म्यूसी। कोई टेंशन नहीं लेनी। और अगर हम इसको कूलम में चेंज करें तो 10 गुणे 10 की घात -6 C हो जाएगा कूलम, प्लस अब अगर Q2 को अगर हम चेंज करें बच्चों तो हो जाएगा -10 गुणे 10 की घात -6 कूलम, ठीक है, याद रखिएगा। अब बच्चों यहाँ पर इनके बीच की दूरी जो R दिया गया वो 1 मीटर दी गई है, वो दोनों के लिए एक ही है, वो दोनों में समान रहेगी। यानी कि यहाँ से यहाँ की जो दूरी है बच्चों वो दी गई है 1 मीटर, आवेशों के बीच की दूरी, हाँ 1 मीटर, ठीक है, याद रखिएगा। अब बच्चों इसको सॉल्व करेंगे। विभव आपने V अब हम पहले बात करेंगे +Q आवेश के कारण, क्योंकि पहला हमारा आवेश +Q है, तो B क्या हो जाएगा, हम इसको B1 मान लेते हैं, ठीक है। एक सूत्र होता है B = 1/4πε0, K होता है इंटू 1 Q/R होता है, ठीक है। K होता है, यहाँ पर एक इसका मान लेते हैं, क्योंकि अगर परावैद्युतांक माध्यम परावैद्युतांक का माध्यम दिया होता तो उसका मान हमें उतना रखते, तो कोई माध्यम नहीं होता तो उसका हम वन मान लेते ठीक है। अब B क्या हो जाएगा, देखिए 1/4πε0 का मान आपको पता ही है, मैंने पीछे कई बार डिस्कस कर चुके हैं, 9 × 10⁹ अब यहाँ पर देखिए आवेश जो Q आया है वो +Q आवेश के कारण हमारा है 10 गुणे 10 की घात -6 कूलम, अपॉन R का मान है 1। इतना ही तो है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना, ठीक है। अब बच्चों अगर हम V की बात करें तो 9.90 इनकी गुणा हो जाएगी, इंटू में हो जाएगा 10 की पावर, देखिए -6 यहाँ पर है, इधर +6 हैं, +9 है, तो यहाँ पर बचेगी +3, ठीक है। तो बच्चों ये तो B1 का मान आ गया हमारा, एक मान हमारा आ गया जो B1 का आ गया, ठीक है। ये आ गया हमारा +Q आवेश के कारण। अब हम बात करेंगे माइनस, आप अलग से निकाल लीजिएगा, हम यही इसी में कर लेते हैं, -Q आवेश के कारण V2 = 1/4πε0 Q/R, आप के मत लिखिएगा, ठीक है, Q/R, ठीक है। अब V2 क्या हो जाएगा, V2 है, ठीक है, V2 = 9 × 10⁹ इंटू आवेश हमें यहाँ पर -10 गुणे 10 की घात -6 लिखना है, अपॉन R का मान उतना ही है, तो V2 जो आएगा 9 -90 × 10⁻³ आ जाएगा। ये बच्चों हमारा आ गया मान जो है
V2 आ गया। अब हमें मध्य बिंदु पर विभव या परिणामी विभव या कुल विभव, ठीक है। अब हमें कुल विभव निकालना है या परिणामी विभव निकालना है। परिणामी विभव ये होता है बच्चों परिणामी वैद्युत विभव, परिणामी वैद्युत विभव। B इक्वल टू बच्चों सूत्र होता है B1 प्लस B2, जितने भी आवेश हैं उनको हम जोड़ते चले जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए तो परिणामी विभव B है। अब B1 का मान कितना है 90 गुणे 10 की घात माइनस के 3 प्लस के 3 प्लस का निशान है, और लेकिन B2 का जो मान है माइनस 90 गुणे 10 की घात 3 है। अब बच्चों अगर प्लस माइनस की बात करें तो प्लस माइनस होता है माइनस, ठीक है। तो B का मान क्या आ जाएगा 90 इंटू 10 की पावर 3 माइनस 90 इंटू 10 की पावर 3। अब देखिए माइनस से माइनस ए वाला कैंसिल, इससे ए कैंसिल, यानी कि पूरा कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमारा B का जो मान कितना आया 0 आया। अब बच्चों 0 तो आना ही था 0 तो हमारा पहले ही आना था, क्यों? क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देख लेते तो वहां पर भी प्लस माइनस कैंसिल हो जाते, तो 0 ही आना था। लेकिन हमें यहाँ पर 3 से 4 या फिर 5 नंबर मिलेंगे, तो हमें ऐसा तो फिर ना डायरेक्ट आंसर A करके हमने 0 लिख दिया हमें नंबर मिल जाएंगे, नहीं, वहाँ पर हमें हल करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा विधिवत तरीके से कैसे आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला छोटा सा न्यूमेरिकल था, एक अच्छा न्यूमेरिकल था जो आपको समझ में आ गया। अगला बात करते हैं बच्चों। देखिए बच्चों जो अगला हमारा न्यूमेरिकल है इसको भी ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या कह रहा है, एक पतले प्रिज्म पदार्थ के लिए लाल एवं बैंगनी रंगों के अपवर्तनांक, एक पतला प्रिज्म पदार्थ है उसके लाल एवं बैंगनी रंगों के जो अपवर्तनांक है 1.61 गुणे एवं 1.61, एक इसका बच्चों लाल रंग का है और जो बैंगनी रंग का अपवर्तनांक है 1.65 है, ठीक है। पदार्थ की परिक्षेपण क्षमता जो है वो 0.08 है। प्रकाश के पीले रंग के लिए विचलन कोण 5 डिग्री है। प्रिज्म कोण की गणना करना है, ठीक है। अब बच्चों इसको हम सॉल्व करेंगे क्योंकि एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, इसको ध्यान से समझिएगा। सॉल्व करेंगे फिर हम नोट करेंगे गिवन, यानी कि जो हमें वैल्यूज दी गई वो क्या क्या दी गई, ठीक है। गिवन मान करेंगे तो बच्चों देखिए यहाँ पर हमें गिवन कैसे लिखना है। देखिए एक पतला प्रिज्म में उसके लाल एवं बैंगनी रंगों के, देखिए NR लाल के लिखेंगे, N अपवर्तनांक को N से लिखते हैं, रेड फॉर लाल हो जाएगा। कितना दिया गया 1.16 EN। अब बैंगनी रंग को V से लिख देंगे, क्या हो जाएगा 1.65 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर परिक्षेपण क्षमता, इसको बच्चों परिक्षेपण क्षमता को हम W से लिखते हैं 0.08 हो जाएगी। और बच्चों यानी कि इसके पीले रंग के लिए विचलन कोण, पीले रंग के विचलन कोण को डेल्टा बाई से लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 5 डिग्री। इनटू हमसे पूछा क्या गया प्रिज्म कोण, प्रिज्म कोण को लिखते हैं बच्चों A से, एज इक्वल टू हमसे क्वेश्चन मार्क हमसे पूछा गया। फिर बात आती है सर इसमें हमें सूत्र कौन सा लगाना है, तो याद रखिएगा मुझे सूत्र वही लगाना है। W इक्वल टू एक सूत्र होता है आपने पढ़ा होगा NV माइनस NR अपोन में होता है, वो अपोन में होता है डेल्टा Y और इधर इनटू में होता है A। ये सूत्र आपको लगाना है, ठीक है। इसी सूत्र में हमें सारे मान रख देने और हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। W का मान 0.08 इक्वल टू NV का मान दिया गया है 1.65 माइनस NR का मान दिया है 1.61 इंटू A का मान हमसे पूछा गया है अपॉन डेल्टा Y का मान दिया गया 5 डिग्री। अगर बच्चों इसको 1 मानकर अगर इसकी हम गुणा कर दें, इसकी अगर हम गुणा कर दें 8 कितना हो जाएगा 8 40 यानी कि 0.40 हो जाएगा, ठीक है 40 क्योंकि दो संख्या के बाद 0 8 40। अब इधर बचेगा, इधर इसको हम घटाएंगे तो 0.04 बचेगा, इनटू में हमारा A बचेगा, इतने तो बचने वाला है, हाँ ठीक है इतना बच रहा। अब बच्चों अगर हम A को निकालेंगे A इक्वल टू क्या हो गया 0.04 इक्वल टू हो जाएगा 0.04 ऐसा बचेगा। अगर हम दशमलव से दशमलव दोनों को कैंसिल कर दें जी, अब इस 0 का मतलब नहीं 4 एकन 4, ठीक है। तो A का मान बच्चों आ गया वो 10, यानी कि जो प्रिज्म कोण होगा वो इसका मान जो होगा 10 एंगल होगा, 10 डिग्री होगा। और यही हमारा आंसर था।
कोई भी न्यूमेरिकल हार्ड नहीं होता, बस आप लोग हार्ड बना देते हो। अगर आपको हर एक न्यूमेरिकल के सूत्र पता है तो बड़े से बड़ा छोटे से छोटा न्यूमेरिकल इन चुटकियों में सॉल्व होगा। बस आपको सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए। आपको याद रखना है, गिवन और सॉल्व नहीं बोलना, ये चीज़ आपको हर एक न्यूमेरिकल में अप्लाई करना है। ठीक है बच्चों, अगला न्यूमेरिकल देखिए बच्चों, अगला हमारा जो न्यूमेरिकल है उसको भी ध्यान से समझिए, जो संधारित्र वाला हमारा चैप्टर है उससे है। निम्नांकित संयोजन परिपथ में बिंदु ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। यानी कि निम्नांकित संयोजन परिपथ दिया गया, इसमें बिंदु ए और बी के बीच में तुल्य धारिता बतानी है। तुल्य धारिता का मतलब बच्चों ये होता है, हमारा ये बिंदु ए है, आपको इसको सॉल्व करना और सिर्फ एक तार बीच में रखना है और बिंदु ए है, और जो एक तार रहेगा, एक संधारित्र रहेगा, उसका आपको मान बताना, बस यही इसका मतलब होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे, मान लेंगे इसको हमने C1 मान लिया, इसको C2 मान लिया, इसको C3 मान लिया, इसको C4 मान लिया और इसको हमने C5 मान लिया। हम इसको कर रहे हैं सॉल्व। अब इसमें तुम गिवन लिख नहीं सकते ना, ठीक है, हम इसको हल करेंगे। माना C1 तथा C2, C1 और C2 किस क्रम में है बच्चों? समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में है। C1 C2 किस क्रम में? समांतर क्रम के। समांतर क्रम को मानेंगे C डैश इक्वल टू C1 प्लस C2, क्योंकि समांतर क्रम का यहाँ पर जो सूत्र होता है वो C1 इक्वल टू होता है C1 प्लस C2, C डैश इक्वल, हमने C इक्वल टू होता है, हमने C डैश मान लिया क्योंकि हमें और भी सॉल्व करने हैं। C1 का मान +1 है, C2 का मान भी +1 है, ठीक है। तो C डैश इक्वल टू आ जाएगा वो हमारा 2 म्यू C, क्योंकि म्यू F माइक्रो फैरेड, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बच्चों जो प्रतिरोध वाला हमारा सूत्र होता है उसका जस्ट उल्टा होता है। अब बच्चों देखिए C4 और C5 भी एक तरीके से लगे, तो माना C4 तथा C5 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, तो इसको मान लेंगे C डबल डैश थोड़ी देर के लिए, C4 प्लस C5 हम जोड़ देंगे, तो C डबल डैश इक्वल टू क्या, इसका मान 1 + 1, यानी कि C डबल डैश का जो मान आया बच्चों वो 2 म्यू F आया, 2 माइक्रो फैरेड आया। अगर बच्चों हम सीधी साफ बात करें तो अगर हम इन दोनों तारों को करें कैंसिल और एक तार यहाँ पर रहेगा बीच में, उसका मान है 2 म्यू F। अगर इन दोनों तार को करेंगे कैंसिल, इसके बीच में एक तार रहेगा, वो भी मान आएगा 2 म्यू F। इनको सभी को अगर हम हटा दें, कुछ भी नहीं बचा है जब हमने सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास एक तार बचा है, ये बिंदु ए था, 1 2 और तीसरा चौथा बिंदु बी है। यहाँ पर आपको ये वाला है 2 म्यू F का है, ये वाला तो हमारा 1 म्यू F का है जो लगा हुआ है, और ये वाला भी 2 म्यू F का आया है। अब बच्चों इस तार में आपको तीनों किस क्रम में लग रहे हैं? श्रेणी क्रम में। हम इसको श्रेणी क्रम में हल कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। माना अब बच्चों ये क्या है? C डैश है, ए C डबल डैश है और ए C3 है। माना C डैश कामा C3 तथा C डबल डैश श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में, ठीक है। तो 1/C इक्वल टू होता है सूत्र 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। आप जितना भी जो चाहें उतना जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो 1/C इक्वल टू 1/2 प्लस C डबल डैश का मान 1/1 प्लस 1/2, ठीक है। बच्चों इनका हम लासा निकालेंगे तो आ जाएगा 2। आप 2 की इसमें भाग करेंगे, 2 × 2 प्लस 1 प्लस 1 दूना 2 प्लस 2 प्लस 2 × 2, यानी कि ऊपर आ गया 4/2, 2 × 2 2 दूनी 4, यानी कि 2/1 आ गया। तो 1/C इक्वल टू आया 2/1, यानी कि C इक्वल टू आ जाएगा 2C हो जाएगा, 2C इक्वल टू 1 हो जाएगा, यानी कि C इक्वल टू लिखाएंगे तो 1/2 हो जाएगा, लगाएंगे दशमलव बढ़ाएंगे 0 तो 5 10, यानी कि बच्चों जो हमारा C का मान आया इधर देख लीजिए कि C इक्वल टू आया 0.5, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 आया, ठीक है, ऐसा भी। तो बच्चों हमारे यहाँ पर बिंदु ए था, यहाँ पर बिंदु बी है, इनके बीच में एक तार बचा है, वो बताया 0.5 म्यू F का। इस तरीके से मैं तुल्य धारिता हमने इसकी निकाल दी। तो आई होप हमने जो भी न्यूमेरिकल की बात करी, आई होप आपको अच्छे से सारे न्यूमेरिकल समझ में आ गए। और भी हमने न्यूमेरिकल पढ़ा रखे हैं, आप चैनल पे जाइएगा, न्यूमेरिकल के इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल की आपको प्रैक्टिस कराई और भी आगे कराता रहूँगा, तो आपको न्यूमेरिकल की कोई टेंशन नहीं लेनी। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होते हैं। जो पहला क्वेश्चन क्या है इसको ध्यान से समझिए
किरचॉफ का नियम क्या है, यानी कि किरचॉफ के आपको नियम के बारे में बताना है। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे किरचॉफ का प्रथम नियम, फिर बात करेंगे किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ के दो नियम हैं जो हमें अच्छे से पढ़ने रहते हैं। किरचॉफ का जो प्रथम नियम उसे संधि का नियम कहते हैं बच्चों, और जो दूसरा नियम है उसे बंद पास का नियम कहते हैं। संधि का नियम क्या कहता है, इसको ध्यान से समझिए। संधि का नियम कहता है बच्चों, किसी भी परिपथ के, कोई भी हमारा परिपथ है उसके समस्त संधि पर, उसकी किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजीय योग जो होगा वो अर्थात शून्य होगा। यानी कि बच्चों किसी भी परिपथ हमारे पास कोई है, उसके किसी भी संधि पर, हमारा कोई परिपथ उसके किसी भी संधि पर मिलने वाली जो धाराएं होंगी उनका बीज गणितीय जो योग होगा वो बच्चों शून्य होता है। सिग्मा आई इक्वल टू होगा शून्य, ये चीज आपको याद रखना है। और इस नियम को कहते हैं संधि का नियम। छोटा सा है, डिस्कस कर लेना, क्योंकि बच्चों एक क्वेश्चन जो है इस तरीके से हमने बात कर रहे हैं, या लघुत्तरी में हमसे पूछा गया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम, जिसे हम कहते हैं बंद पास का नियम। बंद पास का नियम क्या कहता है, इसको ध्यान से समझिए। किसी भी परिपथ के किसी बंद पास में लगे प्रतिरोधों का, देखिए कोई भी अगर परिपथ है उसके किसी भी बंद कोई भी हमारा परिपथ है उसके किसी भी बंद पास में लगे हुए जो प्रतिरोध हैं उनका प्रतिरोध तथा उनमें प्रवाहित धाराओं का गुणनफल का बीजीय योग, उनमें जो धाराएं प्रवाहित हो रही हैं उनका जो गुणनफल का जो बीज गणितीय योग होगा उसी पास में लगे विद्युत वाहक बल के बीजीय योग के बराबर होंगे। यानी कि जो विद्युत वाहक बल है उसमें प्रवाहित धारा और उसमें प्रतिरोधों के समानुपाती, यानी कि इक्वल टू होता है, उसके बराबर होता है। यानी कि सिग्मा आई आर इक्वल टू होता है सिग्मा ई। ई क्या है, विद्युत वाहक बल, आर क्या है, प्रतिरोध है, और आई क्या है, हमारी धारा है। ठीक है, समझ में आ गया। इन क्वेश्चन को आपको समझ लेना, रिवीजन करना, क्योंकि इनसे पहले मैं कई बार इन क्वेश्चन को डिस्कस कर चुका हूं, हद से ज्यादा पढ़ा चुका हूं आपको। ठीक है, चालक क्या होते हैं, तो वे पदार्थ जिनमें वैद्युत क्षेत्र लगाने पर आवेश आसानी से प्रवाह हो जाता है, आसानी से प्रवाहित हो सके, वे हमारे चालक कहते हैं। लोहा, चांदी आदि हमारे, कापर भी हमारा एक चालक होता है। आप जो घर में वायरिंग देखते हैं वो ज़्यादातर कापर की होती है। ठीक है, तो वे चालक, वे पदार्थ जो वैद्युत क्षेत्र में लगाने पर उसमें आवेश का प्रवाह आसानी से हो जाए, उसे हम बच्चों वैद्युत चालन कहते हैं, चालक कहते हैं। और इसमें हमारा लोहा हो गया, चांदी हो गया, और हमारा कापर भी आता, बहुत सारे मेटल ऐसे आते हैं जिनमें वैद्युत का चालक होता है। ठीक है, अच्छे से समझ में। अगला देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है बच्चों, द्विकपात कोण क्या होता है। बच्चों द्विकपात कोण क्या होता है, इसको ध्यान से समझिए। देखिए किसी भी स्थान पर, कोई भी अगर एक स्थान है, उस स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर व भौगोलिक यामोत्तर के बीच, देखिए चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच, देखिए अगर कोई भी एक स्थान है, किसी एक स्थान पर, अलग स्थान पर जाएंगे तो अलग हो जाएगा, किसी एक स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर व फिर भौगोलिक यामोत्तर, जो भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर के बीच में एक न्यून कोण होगा, उस स्थान न्यून कोण होगा, जो न्यून कोण जो होता है उस स्थान को, उस स्थान का द्विकपात कोण का जो न्यून कोण जो होता है उसी को हम उस स्थान का द्विकपात कोण कहते हैं, जिस स्थान पर आप जाएंगे। और याद रखिए इसका मान विभिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। अगर आप एक स्थान पर देखेंगे द्विकपात कोण का मान कुछ और होगा, अगर आप किसी अलग चले जाएंगे तो वहां पर कुछ और होगा। यानी कि अन्य स्थानों पर, अलग अलग स्थानों पर द्विकपात कोण का मान अलग अलग होता है। ऐसा आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि द्विकपात कोण का मान हर एक स्थान पर अलग अलग होता है, सेम रहता है, कोई चेंज नहीं होता है, किसी पर निर्भर करता है, ऐसा हो तो आपको याद रखनी है, हर एक स्थान पर बदल जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा की, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा या चुंबकीय क्षेत्र को परिभाषित कीजिए। देखिए चुंबकीय क्षेत्र यानी कि चुंबक का क्षेत्र। तो देखिए बच्चों, किसी भी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, कोई भी चुंबक है उस चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक चुंबकीय वस्तु लोहा कोबाल्ट को चुंबक अपनी ओर आकर्षित कर सके, चुंबकीय क्षेत्र कहलाती है। यानी कि आप देखिएगा किसी एक स्थान पर आप चुंबक को रख दीजिए, उसके आसपास लोहे के टुकड़ों को डालते रहिए दूरी कर करके, आप देखेंगे एक स्थान ऐसा होगा जहां तक कि वस्तु को चुंबक अपनी ओर लोहे के टुकड़ों को आकर्षित कर लेगी, लेकिन एक स्थान ऐसा आएगा जहां से वो अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पा रही है। तो बच्चों जहां तक वो अपनी ओर आकर्षित कर रही थी उसे, उस स्थान के चारों ओर का वो जो क्षेत्र होगा उसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे, चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र। लेकिन जहां पर नहीं कर पा रहे वो चुंबकीय क्षेत्र के बाहर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब बच्चों आता है विचलन कोण क्या होता है। देखिए विचलन कोण क्या होता है, प्रिज्म पर आपतित किरण की दिशा, कोई भी प्रिज्म है उस पर आने वाली किरण की दिशा तथा अपवर्तन के पश्चात निर्गत किरण की दिशा, निर्गत किरण की दिशा के बीच में एक जो बना हुआ कोण होता है उसे हम प्रिज्म कोण या विचलन कोण कहते हैं। ठीक है, और इसी में आपको प्रिज्म कोण भी पढ़ना रहता है। प्रिज्म कोण मैं आपको पढ़ा दूंगा, कोई टेंशन नहीं लेना है। लेंस की फोकस दूरी किन बातों पर निर्भर करती है बच्चों, जो हमारा लेंस होता है उसकी फोकस दूरी होती है वो किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो बच्चों कोई भी अगर लेंस है उसकी जो फोकस दूरी होगी वो पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या हो गई, लेंस के पदार्थ के अपवर्तन पर भी निर्भर करती है, और प्रकाश के रंग पर भी हमारी लेंस की फोकस दूरी निर्भर करती है। ठीक है, अगला है स्वस्थ आंख का निकट बिंदु कहाँ होता है। हमारी कोई एक आंख स्वस्थ है तो उसका निकट बिंदु कहाँ होगा, 25 सेंटीमीटर पर, और दूर बिंदु कहाँ पर होता है बच्चों, हमारा अनंत होता है। ये चीज याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है बच्चों, प्रकाश के व्यतिकरण से क्या तात्पर्य? प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है? और एक क्वेश्चन आपसे लघु उत्तरी में या फिर 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, प्रकाश का व्यतिकरण में दो चीजें याद रखिए, संपोषी और विनाशी, दो व्यतिकरण होते हैं, ठीक है। तो वो चीज भी हम इसी में आपको पढ़ा देंगे। देखिए, जब किसी माध्यम में, जब कोई भी माध्यम है उसमें एक ही आवृत्ति एवं लगभग समान आयाम वाली दो तरंगे एक साथ एक दिशा में चलती हैं। देखिए, हमारे पास किसी भी माध्यम में एक ही आवृत्ति की एवं लगभग समान आयाम वाली दो तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं, एक साथ एक दिशा में चलती हैं, तो उनके अध्यारोपण से बनी परिणामी तरंगों की तीव्रता, जो अध्यारोपण से एक बनेगी परिणामी तीव्रता, परिणामी तरंग, उसकी तीव्रता जो होगी कुछ बिंदुओं पर अधिकतम होगी एवं कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम होगी, यानी कुछ बिंदुओं पर ज्यादा होगी, कुछ बिंदुओं पर कम होगी। तो इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। इस घटना को तो व्यतिकरण कहते हैं, लेकिन जिन बिंदुओं पर अधिकतम थी वो क्या होंगी और जिन बिंदुओं पर न्यूनतम होंगी वो क्या होंगी, ऐसा आपके मन में आ सकता है ना। तो जिन बिंदुओं पर तरंग की तीव्रता अधिकतम थी उन्हें हम संपोषी व्यतिकरण कहते हैं, तथा जिन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता न्यूनतम होती है उन्हें हम विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। अब बात आती है, अगर 5 नंबर में आएगा ना तो वहां पर ये चीज भी आपको एक साथ में पूछेगा, अगर लघुत्तरी में पूछेगा तो अलग अलग पूछ सकता है, ठीक है। प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं, यानी कि जो प्रकाश का व्यतिकरण होगा इसके लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं, इनके बारे में भी आपको बताना है। तो बच्चों, प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तों की अगर हम बात करें तो याद रखिए, ये दोनों प्रकाश के दोनों स्रोत से निकलने वाली, प्रकाश के दो जो स्रोत होंगे उन दोनों स्रोत से निकलने वाली तरंगों का कलाओं का अंतर जो होगा स्थिर रहना चाहिए, अर्थात स्रोत, प्रकाश स्रोत कला संबद्ध होने चाहिए, यानी कि एक पास होने चाहिए या फिर उनकी जो तरंगाओं का अंतर है वो समान रहना चाहिए, ठीक है, लगभग, अर्थात एक दूसरे के बराबर, यानी कि स्थिर रहना चाहिए, वो बदलना नहीं चाहिए। और दोनों तरंगों के आयाम बराबर या फिर लगभग बराबर होने चाहिए। दो तरंगे जो होंगी उनके आयाम जो है वो बराबर होने चाहिए, अर्थात लगभग बराबर होने ही चाहिए। और दोनों स्रोत एक दूसरे से निकट होने चाहिए। जो दो स्रोत हैं जिनसे दो तरंगे निकल रही है, दोनों स्रोत क्या है, एक दूसरे के निकट होने चाहिए, पास होने चाहिए, ठीक है, समझ में है। अगला देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है बच्चों, किसी भी संधारित्र को एक सीमा से अधिक आवेशित, यानी कि सीमा से अधिक आवेश देना संभव नहीं है। क्यों? देखिए, अगर कोई भी संधारित्र है उसको एक सीमा तक ही आवेश दे सकते हैं, अगर उससे आवेश ज्यादा देंगे तो उस पर दुष्प्रभाव पड़ेंगे। ऐसा क्यों संभव नहीं कि उस पर हम आवेश क्यों नहीं एक सीमा से ज्यादा दे सकते हैं, इसके बारे में आपको बताना। देखिए, संधारित्र को लगातार आवेश देते रहने से इनके प्लेटों के बीच विभवांतर में धीरे धीरे वृद्धि होती जाएगी, यानी कि विभवांतर धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, जिससे विशेष स्थिति आ जाने पर प्लेटों के बीच माध्यम का जो वैद्युत रोधन है वो टूट जाएगा। इसके बीच में जो माध्यम में वैद्युत रोधन होगा वो टूट जाएगा और संधारित्र चिंगारी उत्पन्न करके विसर्जित हो जाएगा। इसलिए हम संधारित्र को जितना चाहे आवेश नहीं दे सकते हैं, यानी कि अगर हम संधारित्र कोई भी है उसको अगर हम लगातार आवेश देते रहेंगे तो उसका जो विभवांतर है V है वो बदलता जाएगा, यानी कि वृद्धि होती जाएगी, बढ़ता चला जाएगा। और एक स्थिति ऐसी आ जाएगी जिसमें क्या होगा, उसके जो बीच में वैद्युत रोधन का कार्य करता है वो टूट जाएगा, जिससे क्या होगा, संधारित्र में चिंगारी उत्पन्न हो जाएगी। और जैसे चिंगारी उत्पन्न हुई तो वो चिंगारी उत्पन्न हो गया और संधारित्र विसर्जित हो जाएगा। इसीलिए हम संधारित्र को जितना चाहें उतना आवेश दे नहीं सकते, एक नियमित आवेश दे सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला हमारा क्वेश्चन है बच्चों कि वैद्युत आवेश को परिभाषित कीजिए। सॉरी बच्चों, वैद्युत आवेश नहीं, वैद्युत विभव को परिभाषा लिखिए, आपको इसका मात्रक बताना है, इसकी आपको विमा बतानी, यानी कि वैद्युत विभव के बारे में वो सारी चीज बतानी है जो हमें इंपॉर्टेंट हो। देखिए, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, हमारा कोई वैद्युत क्षेत्र, उसमें किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव, देखिए वैद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव परीक्षण आवेश Q0 को, वैद्युत विभव जो होगा परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य होगा वो W होगा, तथा परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात के बराबर होता है। जो वैद्युत विभव होगा वो अनंत से परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से लाने में किसी बिंदु तक किया गया कार्य W और परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात के बराबर होता है कौन, वैद्युत विभव, यानी कि B इक्वल टू होता है W/Q0, ठीक है, याद रखिएगा। और वैद्युत विभव एक अदिश राशि, याद रखिएगा, इसका मात्रक जो होता है जूल प्रति कूलाम होता है, जिसे हम वोल्ट भी कह सकते हैं, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट भी कह सकते हैं। इसकी बीमा आप ये वाली याद रखिएगा, mL⁻², T⁻³ A⁻−1, ये आपको बीमा याद रखनी है क्योंकि बीमा भी हमसे बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, मीटर ब्रिज सिद्धांत क्या है। बच्चों, आपको मीटर ब्रिज सिद्धांत के बारे में बताना है। देखिए, मीटर ब्रिज सिद्धांत क्या होता है इसको ध्यान समझिए। अगर आपने ह्यूट-स्टोन सेतु सिद्धांत पढ़ा है तो मीटर ब्रिज सिद्धांत आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, मीटर ब्रिज ह्यूट-स्टोन सिद्धांत पर ही कार्य करता है, यानी कि मीटर ब्रिज सिद्धांत जो है ह्यूट-स्टोन सिद्धांत जो है उसी पर कार्य करता है। इसके अनुसार यदि 4 प्रतिरोध PQR समांतर चतुर्भुज के रूप में जोड़कर इसके विकर्ण में, इसका जो विकर्ण है उसमें बैटरी तथा उसके एक विकर्ण में बैटरी तथा दूसरे विकर्ण में धारा मापी जोड़ने पर
देखिए हमारा जो व्हीट स्टोन है उसमें भी PQR 4 चतुर्भुज आवेश समांतर प्रतिरोध की हम बात करते थे। उनमें एक विकर्ण में हमने बैटरी तथा दूसरे विकर्ण में हमने धारा मापी। जोड़ने पर धारा मापी में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, तो कोई धारा नहीं बहती है। जो युक्त प्रतिरोध होगा उनके बीच निम्नलिखित संबंध होता है। P/Q होता है, Q और P/Q होगा इक्वल टू R/S होगा। PQ जो होगा वो RS के बराबर होगा, ये चीज आपको याद रखना, ठीक है। अगला देखिए बच्चों, जो विभव मापी होता है वो क्या है, विभव मापी सिद्धांत क्या है। देखिए बच्चों, विभव मापी सिद्धांत क्या है, यदि एक समान परिच्छेद के चालक तार में धारा प्रवाहित की जाए, यदि किसी एक समान परिच्छेद के चालक में अगर धारा प्रवाहित की जाए ना, तो उस तार की, देखिए उस तार की जो लंबाई होगी, उस तार की जो लंबाई पर होने वाले विभव पतन उस तार खंड की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। उसका जो तार की खंड की लंबाई होगी उसके अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है, समझ में आया। अगला देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है। यानी कि जिस प्रकार से फोकस दूरी किन बातों पर निर्भर करती है, इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है चालक का जो प्रतिरोध होता है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो बच्चों, चालक का प्रतिरोध चालक पदार्थ, चालक की लंबाई तथा चालक के परिच्छेद पर भी निर्भर करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, जिसमें हम बात करेंगे वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक और ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स का क्या अर्थ है। देखिए, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा और मात्रक भी देना है हमें, और साथ साथ ये भी बताना है ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स का क्या अर्थ है, ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। देखिए, वैद्युत क्षेत्र में स्थित क्षेत्रफल के अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इतनी बार डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, आपको याद हो गई होगी, ठीक है। इसका जो मात्रक होता है बच्चों, न्यूटन मीटर प्रतिकूलम या फिर वोल्ट मीटर भी हम कह सकते हैं। इसका जो मात्रक होता है न्यूटन मीटर प्रतिकूलम या फिर वोल्ट मीटर भी कह सकते हैं। तो मात्रक और परिभाषा की बात हमने कर ली, फिर बात आती है ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स का क्या अर्थ है। ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, देखिए बच्चों, यदि बल रेखाएं बंद पृष्ठ से अंदर की ओर जाती हैं, यदि जो बल रेखाएं हैं वो बंद पृष्ठ के अंदर की ओर जाती हैं, तो उसका जो वैद्युत फ्लक्स का जो चिन्ह लिया जाता है वो ऋणात्मक लिया जाता है। यदि जो रेखाएं हैं वैद्युत फ्लक्स के अंदर की ओर जाती हैं, तो उनमें जो चिन्ह लिया जाता है, वैद्युत फ्लक्स का जो चिन्ह लिया जाता है वो हमारा ऋणात्मक लिया जाता है। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है, इसकी प्रमुख विशेषता क्या है। देखिए, समविभव पृष्ठ होता क्या है, उसकी प्रमुख विशेषता क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। देखिए, अगर मान लीजिए किसी भी वैद्युत क्षेत्र में कोई ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विभव जो होता समान हो, सभी बिंदुओं पर, या आप इसकी डिफिनेशन पढ़ें, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित कोई ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदु समान विभव पर हों, समविभव पृष्ठ कहलाते हैं। या फिर अगर आप इस डिफिनेशन को नहीं पढ़ना चाहते तो आप लिख सकते हैं, किसी भी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विभव समान हो, उसे हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। विशेषता तो सेम ही रहेगी। किसी आवेश को समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य होगा वो शून्य होगा। अगर समविभव पृष्ठ उसमें कोई आवेश है, उसको अगर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाएंगे या ले जाएंगे, तो वहाँ पर जो कार्य करना पड़ेगा वो शून्य, कोई भी कार्य करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। दूसरा है समविभव जो पृष्ठ होगा उसके समीप वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो होगी समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। समविभव पृष्ठ के समीप जब कोई भी वैद्युत क्षेत्र अगर है तो उसकी जो दिशा होगी समविभव पृष्ठ के क्या होगी, लंबवत होगी, 90 डिग्री पर होगी। समझ में। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है बच्चों, प्रकाश विद्युत कार्यफलन की व्याख्या कीजिए। प्रकाश विद्युत कार्यफलन क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना। देखिए, प्रकाश विद्युत कार्यफलन क्या होता है, इसको ध्यान से समझिए। क्वेश्चन हमसे बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया। देखिए, धातु पृष्ठ से किसी प्रकाश इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए अर्थात मुक्त कराने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को धातु का कार्यफलन कहते हैं। अगर कोई भी धातु का पृष्ठ है, उससे हमें कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक हमें जितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी उसे हम धातु का कार्यफलन कहते हैं, ठीक है। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र होता है W/H न्यू 0, ठीक है। मान लीजिए, अब इसकी अगर हम इसको अच्छे से डिफाइन करें, यदि आपतित प्रकाश की तीव्रता B की जगह पर B0 लेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश की देहली आवृत्ति, यहाँ पर आवृत्ति होगी B0 होगी। वैसे आवृत्ति क्या होती है, V होती है, लेकिन यहाँ पर हमें देहली आवृत्ति लेनी पड़ेगी, तो इसको हम लिखेंगे V0 से। तो ऐसे फोटॉन की संपूर्ण ऊर्जा धातु के फलस्वरूप बाहर होती है। देखिए, तो ऐसे फोटॉन की जो संपूर्ण ऊर्जा होती है वो धातु के फलस्वरूप बाहर होती है।
धातु की जो ऊर्जा होगी संपूर्ण ऊर्जा होती है, जो संपूर्ण किसी भी फोटॉन की संपूर्ण ऊर्जा होती है धातु के फलस्वरूप बाहर होती है, अर्थात W=h/0। यदि आपतित फोटॉन की ऊर्जा कार्यफलन से कम होगी तो कोई भी जो इलेक्ट्रॉन जो होगा, कोई भी यानी कि कोई भी प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। मान लीजिए कोई भी धातु है, उसका जो कार्यफलन है वो 10 है, लेकिन उसमें जो प्रकाश स्रोत से हमें ऊर्जा दे रही है, आने वाली प्रकाश की जो ऊर्जा है वो 4 है। तो बताइए बच्चों, 4 और 10 में अंतर है। अगर उससे ज़्यादा होगी तभी उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सकते हैं, अन्यथा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। अगला बच्चों क्वेश्चन है, सूक्ष्म तरंगे, अवरक्त तरंगे, परावैंगनी तरंगे तथा एक्स किरणों का एक एक उपयोग लिखिए। इनका सभी का एक एक उपयोग पूछा गया, हम आपको दो उपयोग बता दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे सूक्ष्म तरंगे। सूक्ष्म तरंगों का उपयोग उपग्रहों की लंबी दूरी के बेतार संचार में पहला उपयोग हो गया, यानी कि सूक्ष्म तरंगों का उपयोग जो होगा उपग्रहों की लंबी दूरी के बेतार संचार में करेंगे। दूसरा, विमान संचालन के समय रडार प्रणाली में इसका प्रयोग किया। विमान संचालन के समय जो रडार प्रणाली होती है उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। फिर बात बच्चों आती है अवरक्त तरंगे की। कोहरे तथा धुंध में फोटोग्राफी में, कोहरे और धुंध में अगर फोटोग्राफी करना तभी अवरक्त किरणों का प्रयोग करेंगे। फलों और बीज को सुखाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। परावैंगनी किरणें होती हैं, इन तरंगों का उपयोग नकली दस्तावेजों, नकली नोटों, अंगुली छापन का पता लगाने में भी किया जाता है। बात आती है लास्ट एक्स किरणें। तो बच्चों जो एक्स किरणें होती हैं, इन तरंगों का उपयोग शरीर की टूटी हड्डी का पता लगाने में किया जाता है, फेफड़ों के रोगों में भी किया जाता है। आप देखते हैं डॉक्टर आपके ऊपर एक्सरे डालता है और एक्सरे में आपको टूटी हड्डी के बारे में बता देता है, ठीक है। एक्सरे में इतनी दम होती है कि वो मांस को तो भेज जाती है लेकिन हड्डियों को भेज नहीं पाती है। ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, 1 एम्पीयर की परिभाषा दीजिए। 1 एम्पीयर क्या होता है? 1 एम्पीयर वह वैद्युत धारा है, 1 एम्पीयर वह वैद्युत धारा है जो वायु या फिर निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 सीधे एवं समांतर तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का आकर्षण प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण बल उत्पन्न करता है। फिर समझिए, 1 एम्पीयर वैद्युत धारा वह धारा है जो वायु या फिर निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु, 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो सीधे समांतर एवं चालक तार, 2 सीधे एवं समांतर तारों में प्रवाहित होने पर 1 एम्पीयर धारा जो प्रवाहित होने पर तार की प्रति मीटर लंबाई पर, प्रति मीटर हर 1 मीटर की लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगाती है, 1 एम्पीयर कहलाती है, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और भी क्वेश्चन हम आपको समझाएंगे, वो हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अब हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट हमारा डेरिवेशन को। तो देखिए बच्चों, पहला हमारा जो डेरिवेशन है उसमें बात कर रहा है कि 2 समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाले बल के लिए सूत्र स्थापित करना है। यानी कि 2 समांतर धारावाही चालक तार हैं, उनके बीच में कितना बल कार्य कर रहा है उसके लिए हमें सूत्र स्थापित करना है। और एक क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाएगा और कई बार पूछा भी गया। देखिए बच्चों, हमारे पास 2 समांतर धारावाही चालक तार हैं, जिस पर धारा I है और दूसरे पर I2 है। इनके बीच की जो दूरी है वो R है। इनके बीच में लगने वाला जो बल है उसके लिए हमें सूत्र स्थापित करना है। तो हम सबसे पहले कुछ इसकी परिभाषा के बारे में लिख लेते हैं। इस पूरे हमने जो 2 तार जैसे बनाए इसके बारे में हमने क्या किया है, इसमें क्या क्या डिफाइन किया है, इसके बारे में हम लिख लेते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है, माना 2 L लंबाई के चालक तार P तथा Q है। माना 2 L लंबाई के चालक तार P तथा Q है, एक दूसरे से R दूरी पर समांतर रखे हैं। एक दूसरे से R दूरी पर समांतर रखे हैं, एक दूसरे से R दूरी पर समांतर रखें। P और Q चालक तार हैं जिसमें क्रमशः I1 व I2 धाराएं बह रही हैं। जिनमें I1 व I2 धाराएं बह रही हैं, तब बायो-सावर्ट के नियम से के अनुसार, किसके? बायो-सावर्ट के नियम के अनुसार चालक तार P के कारण, चालक तार जो P है, ये वाला P के कारण तार Q के किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B1 इसको मानेंगे Q/2π/I1/R होता है। ये बायो-सावर्ट के नियम से हमने लिया है, ये चीज़ आपको याद रखना, ठीक है। अब हम बात करेंगे, अगर चालक तार जो है, चालक तार Q में I2 धारा बह रही है, जो चालक तार बच्चों Q है उसमें क्या है? I2 धारा बह रही है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र B1 के लंबवत है, जो चुंबकीय क्षेत्र जो B1 है उसके लंबवत है, अतः ये लंबाई के चालक तार पर लगने वाला बल F = क्या हो जाएगा? BI या VI हमने इसलिए लिखा I2
L हो जाएगा, B1 I2L हो जाएगा। तो क्या करेंगे बच्चों, B1 का मान रखने पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर B1 का मान रख देंगे। जो B1 है बच्चों याद रखिएगा, V1 का हम क्या करेंगे, मान रख देंगे। तो बच्चों जब हम B1 का मान रखेंगे, और B1 का मान क्या है हमारा, कहाँ से आएंगे, ए वाला B1 का मान है। देखिए इस B1 के स्थान पर हम रखेंगे 2q म्यू 0/2 पाई I1 अपॉन R और I2L हमारा ए वाला बचा। ठीक है, इसका जब हमने मान रख दिया और ये हमारा एक सूत्र आ गया, और यही सूत्र है यदि दो समांतर धारावाही चालक तार हैं उनके बीच में लगने वाले बल का सूत्र है। और इस सूत्र को याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम्स में हमसे पूछा जा सकता है, इसीलिए आपको सारे डेरिवेशन आपको अच्छे से तैयार कर लेना। कोई भी डेरिवेशन हार्ड नहीं होता, बस आपको समझने में दिक्कत होती है, बस आपको हर एक डेरिवेशन को समझ लेना है। ठीक है, आई होप आपको ये वाला डेरिवेशन अच्छे से समझ में आ गया। अगला बात करते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों अगला हमारा जो डेरिवेशन उसमें क्या कह रहा है, आवेशों के पुनरावृत्ति से उभयनिष्ठ विभव के लिए सूत्र स्थापित करना है। आवेशों के पुनरावृत्ति से हमें क्या करना है, उभयनिष्ठ विभव के लिए हमें सूत्र स्थापित करना है। मान लीजिए एक हमारे पास C1, पहले हम इस डिफिनेशन को पढ़ते हैं फिर इसको मैं समझाते हैं। देखिए माना दो चालक आवेश Q1 तथा Q2, दो चालक आवेश एक Q1 है एक Q2 है। ठीक है, इनकी धारिताएं C1 और C2 हैं तथा विभव V1 व V2 हैं, एक तार द्वारा जोड़े गए। ये हमारा क्या है, तार है, इसके द्वारा इनको मैंने एक साथ जोड़ दिया गया। ठीक है, समझ में आया। अब क्या करेंगे, आवेश जो थे इनको जोड़ा है हमने, उन जोड़ने से पहले क्या था, पुनरावृत्ति से पहले चालकों पर आवेश क्या था, आपने एक सूत्र पढ़ा था Q = CV, Q = CV पढ़ा था। तो अगर Q1 हो जाएगा C1 V1 हो जाएगा, Q2 हो जाएगा C2 V2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा अगर पहले आवेश के लिए बात करें इस वाले पर Q1 = क्या होगा, C1 और V1 होता है, और Q2 की बात करें तो C2 V2 होता है। इसको मैंने समीकरण 1 मान लिया और इसको मैंने समीकरण 2 मान लिया। ठीक है, अब हमने बात करें, अब हमने क्या किया, अब हमने इनको अगर जोड़ दिया, ये बात की थी जोड़ने से पहले, पुनरावृत्ति से पहले। अब हम अगर इनको तार को एक दूसरे से जोड़ देते हैं, इनमें पुनरावृत्ति हो जाती है, फिर क्या हो गया, आवेशों के पुनरावृत्ति के बाद यदि दोनों चालकों पर समान विभव B हो जाता तब उभयनिष्ठ विभव B = होता है, B = होता Q/C। अब कुल Q क्या होता है, कुल आवेश होता है, C क्या होती है, कुल धारिता, C = Q/V। अगर बच्चों कुल आवेश अगर हम निकालें तो आवेश अगर हमें टोटल निकालना हो तो Q = क्या, Q1 + Q2 हो जाएगा। अगर कुल धारिता निकालनी हो तो C1 + C2 जितनी भी धारिताएं जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारी दो ही धारिताएं, एक C1 है एक C2 है, आवेश दो ही है, Q1 है Q2 है, कुल आवेश कुल धारिता। तो कुल आवेश क्या है, Q = V हो जाएगा। यहाँ पर Q/C होता है, Q की जगह पर हमें Q1 + Q2 रखना है क्योंकि दो आवेश हैं और दो धारिताएं C1 C2। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इसमें Q1 Q2 जो है उसके स्थान Q1 व Q2 के मान रख देंगे। अब बच्चों बात आती है Q1 Q2 की, तो Q1 का मान कितना है, C1 V1 है, और Q2 का मान है C2 V2। हम ये वाले मान यहाँ पर रख देंगे, Q1 का मान C1 V1, Q2 की जगह पर C2 V2 रख दिया, अपॉन C1 + C2 तो है, और ये ही हमारा उभयनिष्ठ विभव के लिए सूत्र है B = और ये आपका आंसर है। इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना क्योंकि बोर्ड एग्जाम में हमसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला डेरिवेशन देखिए बच्चों। अगला बच्चों हमारा डेरिवेशन है श्रेणी क्रम में जुड़े हुए संधारित्र की धारिता का व्यंजक या संधारित्रों का श्रेणी क्रम। इस तरीके से आपको कई सारी प्लेटों को श्रेणी क्रम में जोड़ लेना है। हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं इस पूरे हमने डायग्राम में क्या करते हैं, तो हम जल्दी जल्दी से आपको सारी चीजें समझा देते हैं। देखिए माना तीन संधारित्र जिनकी धारिताएं C1 C2 व C3। हमारे पास तीन संधारित्र 1 2 3, एक पहले की धारिता C1 है, दूसरे की C2 है तथा तीसरे की C3 है। ठीक है, तीनों की धारिताएं C1 C2 C3 है। इसमें पहली प्लेट को अगली प्लेट के साथ, दूसरी प्लेट को पहली प्लेट से क्रमानुसार जोड़ा जाता है, यानी कि पहली प्लेट को अगली प्लेट से, अगली प्लेट को दूसरी प्लेट से, ऐसे हम जोड़ देते हैं। पहली प्लेट की दूसरी जो प्लेट है उसको दूसरी प्लेट की पहली प्लेट से, ऐसे हम जोड़ते चले जाते हैं, यानी क्रमानुसार। इसकी जो लास्ट वाली प्लेट उसको पहली प्लेट से, इसकी लास्ट वाली को पहली प्लेट से, और जो सबसे लास्ट में होगा उसको पृथ्वी से, और जो सबसे पहले होगा उसको वैद्युत स्रोत से हम जोड़ देते हैं। ठीक है, क्रमानुसार जोड़ा जाता तथा पहले संधारित्र की पहली प्लेट को वैद्युत स्रोत से, पहले संधारित्र की पहली प्लेट को हम क्या करते हैं बच्चों, वैद्युत स्रोत से जोड़ देते हैं। ये हमारा कोई वैद्युत स्रोत है। ठीक है, तथा दूसरी प्लेट की दूसरे संधारित्र की अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट को हम पृथ्वी से जोड़ते हैं। अंतिम संधारित्र जो भी होगा उसकी दूसरी जो प्लेट होगी, पहली ये प्लेट होगी, दूसरी ये वाली, इसको हम क्या करेंगे, पृथ्वी से जोड़ देंगे। ठीक, जोड़ देते हैं, पृथ्वी से जोड़ा देते हैं। यदि प्रत्येक संधारित्र पर आवेश Q1 व Q2 है। देखिए यहाँ पर यदि प्रत्येक संधारित्र पर आवेश Q1 व Q2 है, एक संधारित्र वाला था, इस पर Q1 है, इस पर Q2 है, यानी कि -Q और +Q है। ठीक है, -Q +Q, इन प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर V1 V2 व V3 है। इन पर जो विभवांतर उत्पन्न हुए V1 V2 व V3 है। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो बच्चों प्रत्येक प्लेट पर उत्पन्न विभवांतर,
हर एक प्लेट की बात करेंगे, इस पर विभवांतर कितना है, इस पर कितना है, इस पर कितना है, तो प्रत्येक प्लेट की बात करें तो देखिए प्रत्येक प्लेट के बीच उत्पन्न विभवांतर B इक्वल टू होता है Q अपॉन C, एक सूत्र होता है। अगर V1 की बात करें Q अपॉन C1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर B जो है V1 V2 चेंज है, लेकिन Q जो है वो हमारा सेम है, Q1 Q2 है, Q1 प्लस Q है माइनस Q है, ऐसा नहीं Q1 Q2 नहीं है, यहाँ पर हमारा V1 V2 V3 तीन अलग अलग है, ठीक है। तो B1 इक्वल टू Q अपॉन C1 हो जाएगा, B2 इक्वल टू Q अपॉन C2, B3 इक्वल टू Q अपॉन C3 हो जाएगा ना। यदि बच्चों हम इन तीनों संधारित्रों के बीच में कुल धारिता जो होगी B हो जाए तथा जो कुल विभवांतर होता है B हो जाए और कुल धारिता C हो, तब क्या हो जाएगा, B इक्वल टू क्या होगा, B1 प्लस B2 B3, यानी कुल धारिता हमारी हो जाएगी, कुल विभवांतर होगा B, और B1 B2 और B3 के मान रख देंगे। इसी वाले सूत्र में हम क्या करेंगे, B1 B2 B3 के मान रख देंगे, क्योंकि कुल विभवांतर जो होता है B होता है और B इक्वल टू होता है B1 प्लस B2 B3, यानी कि B1 B2 B3 के हम यहाँ से मान रख देंगे। इसमें जब बच्चों B1 V2 V3 के मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3, क्योंकि B1 का मान ये था, B2 का मान ये था, B1 का मान ये और B3 का मान ये था, B2 का ये, B1 के ये। अब इनमें से क्या करेंगे, देखिए Q को हम ले लेंगे कॉमन, ठीक है, Q को कॉमन ले लिया तो 1 अपॉन C1 बचा, 1 अपॉन C2, 1 अपॉन C3। अब B इक्वल टू हमने पढ़ा था क्या होता है, Q अपॉन C होता है, तो B के स्थान पर हमने Q अपॉन C लिख दिया, Q से Q को कर दिया कैंसिल, तो 1/C इक्वल टू बचा 1/C1 प्लस C2 प्लस C3। अब यहाँ पर बात आती है श्रेणी क्रम की, और ये क्या यहाँ पर देख रहे हैं ना, प्रतिरोध का जो प्रतिरोध वाले में आप पढ़ते थे ना, R वाले में, उसका उल्टा है ना, वहां पर श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है, R इक्वल टू होता था R1 प्लस R2 R3, ऐसे जोड़ते चले जाते थे, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है, ये चित्र आपको ध्यान से बना लेना है, क्योंकि चित्र अगर आप बना के आओगे बोर्ड एग्जाम में तो आपको पूरे नंबर पक्का मिलेंगे, आखिर आपने अच्छे से सॉल्व किया। कुछ करना ही नहीं है आपको, B इक्वल टू Q अपॉन C, एक सूत्र याद रखना, अगर B1 है तो B अपॉन Q1 हो जाएगा, C1 हो जाएगा, और अगर B2 है तो Q अपॉन C2 हो जाएगा, B3 है तो Q अपॉन C3 हो जाएगा। ऐसे ही आपको कोई दिक्कत नहीं लेनी है। कुल विभव निकाल लीजिए, कुल विभव में B1 B2 B3 के मान रख दीजिए और हमारा 1 अपॉन C का मान आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया। अगला डेरिवेशन देखिए बच्चों, अगला और हमारा लास्ट डेरिवेशन है। इसमें हम बात करेंगे परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की, संयुक्त फोकस दूरी के लिए सूत्र स्थापित करना। हमारे दो लेंस है परस्पर संपर्क में रखे, इनके पतले लेंस जो हैं इनके लिए हमें संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र स्थापित करना है। हम एक लेंस की संयुक्त फोकस दूरी की सूत्र स्थापित कर चुके हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पर दो लेंस संयुक्त फोकस रखे हैं तो इनकी संयुक्त फोकस दूरी कैसे निकालेंगे, इसको ध्यान से समझिए। और ये डेरिवेशन आपका बोर्ड एग्जाम में कई बार आया हुआ। देखिए, माना दो पतले उत्तल लेंस L1 व L2 हैं, माना हमारे दो पतले उत्तल लेंस है, L1 है, एक L2 है, ठीक है, जिनके मुख्य अक्ष एक ही है। इनका जो मुख्य अक्ष है वो जो बच्चों आपको रेड ग्रीन वाला दिख रहा है वो एक ही है, ठीक है। तथा फोकस दूरियां F1 व F2 है, इनकी फोकस दूरी एक की F1 है, दूसरे की F2 है, ठीक है। वायु में एक दूसरे के साथ संपर्क में रखें। वायु में क्या हुआ है, एक दूसरे के साथ संपर्क में रखें, यानी कि जो माध्यम है वो वायु है, ठीक है। एक दूसरे के साथ संपर्क में रखें। एक बिंदु वस्तु O मुख्य अक्ष पर पहले लेंस के लिए L1 के सामने U दूरी पर रखिए। पहला लेंस है जो L1, उससे U दूरी पर रखिए एक बिंदु वस्तु O, ठीक है, ये रखिए। यदि L2 लेंस ना होता तो L1 वस्तु का प्रतिबिंब I डैश दूरी पर बनता है। यदि L2 लेंस ना होता तो इसका जो प्रतिबिंब वो बनता वो डायरेक्ट I डैश पर बनता, और इसके यहाँ से जो प्रतिबिंब की दूरी होती वो B डैश होती। तो लेंस के सूत्र से एक लेंस का सूत्र हमने पढ़ा था 1/F इक्वल टू होता है 1/V1 1/V माइनस 1/U, ठीक है। तो 1/F1 की जगह यहाँ पर दो फोकस दूरी है तो हमें यहाँ पर F1 की बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर बच्चों ये चीज़ देखिए, यहाँ पर दूरी V होती थी, लेकिन यहाँ पर जो दूरी है बच्चों पहले लेंस के लिए वो बी डैश है, तो इसमें बी के स्थान पर हम बी डैश रख देंगे और समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है बच्चों। अगर हम बात करते हैं फिर आगे दूसरे लेंस के लिए, पहले लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब इसके लिए लेंस के यानी कि पहले लेंस द्वारा बना जो प्रतिबिंब है इसके लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा। दूसरे लेंस के लिए या फिर दूसरा वाला जो लेंस है उसके लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, और दूसरा लेंस इसका अंतिम प्रतिबिंब आई डैश पर बनता है। दूसरा लेंस है इसके लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, ये वस्तु रखिए, तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो आई दूरी पर बनता है, और आई बनता है, और इसकी जो दूरी है वो बी है, आई पर बनता है, जिसकी दूरी L2 से जो है बी है हो। तो अब लेंस के सूत्र इसकी जो दूरी है वो बी है। पहले दूरी क्या होती थी U, यहाँ पर दूरी क्या है V है। देखिए, तो लेंस के सूत्र से 1/F2 मान लेंगे 1/B माइनस 1/B डैश। देखिए यहाँ पर जो U के स्थान पर क्या रखना है V,
यहाँ पर वस्तु की दूरी क्या थी, u थी, लेकिन यहाँ पर वस्तु की दूरी क्या है, v डैश है। यहाँ से ये जो वस्तु रखी इसकी दूरी क्या है, v डैश है, तो इसमें u के स्थान पर हम v डैश रखेंगे। ठीक है, इसको मान लिया हमने समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 को हम क्या करेंगे बच्चों, जोड़ देंगे। जैसे हम समीकरण 1 व 2 को जोड़ देंगे और हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। समझ रहे हो ना, समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ देंगे। तो देखिए बच्चों, समीकरण 1 को पहले नोट करते हैं, 1/f1 इजुकल टू क्या है, 1/v डैश माइनस 1/u है, इजुकल टू इन हम जोड़ेंगे इसको, पहले हम लिख लेते हैं। पहला समीकरण ये है, दूसरा समीकरण 1/f2 इजुकल टू क्या है, 1/v माइनस 1/v डैश है। ये हमारा दूसरा समीकरण है। अब इन दोनों को जोड़ दें। देखिए हम लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड 1/f1 प्लस 1/f2 हो जाएगा, इजुकल टू क्या हो जाएगा, 1/v डैश माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v डैश। समझ में? अब बच्चों जो v डैश है माइनस का इधर है प्लस का, इसको कर देंगे हम कैंसिल। अब हमारे पास क्या बचा है, 1/f1 इजुकल टू 1/f1 प्लस 1/f2 इजुकल टू क्या बचा, 1/v माइनस 1/u, ऐसा बचा। अब हमें ये वाला सूत्र भी कहीं कहीं प्रयोग में लाना पड़ सकता है, लेकिन चूंकि हमें पता है 1/f इजुकल टू होता है 1/v माइनस 1/u, तो बच्चों f 1/f के स्थान पर a लिख सकते हैं, और अगर a लिखा है तो इसके स्थान पर 1/f लिखते हैं, यानी कि a लिख सकते हैं। तो 1/f1 प्लस 1/f2 इजुकल टू हो जाएगा 1/f। ये भी सूत्र हमारा सेम है। ठीक है बच्चों, ऐसा भी हम लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो आई होप आपको ये डेरिवेशन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिजिक्स के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैंने आपको पढ़ा दिए, और आगे भी मैं आप लोगों को पढ़ाता रहूँगा, अच्छे से अच्छे टॉपिक लाता रहूँगा। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन भी और सारे डेरिवेशन का हम आपको प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगा, वहाँ से जाकर इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आप पढ़ सकते हो। ठीक है बच्चों, अगर आपको कोई भी डाउट रहता है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा रहता है जो आपसे नहीं सॉल्व होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हिंदी इंग्लिश किसी भी सब्जेक्ट का, तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे जरूर पूछिएगा, हम उसका सोल्यूशन वीडियो और जवाब आपको जरूर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है बच्चों, तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई विल टेक इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।